अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू आपने देखा होगा, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, यानी कि जो हमारा अम्ल होता है, अगर उसमें हम नीले लिटमस पेपर लेके डाल देंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये जली विलेर में H+ आयन देते हैं, मतलब अगर हम अम्ल को जल में डाल देंगे तो वह H+ आयन में देगा। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, हमारे अम्ल हैं। अब हमारे देखते हैं हमारा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तो क्या हुआ कि सांद्र अम्ल हमारा वह अम्ल होता है जिसमें हमारे अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें जल जो है बहुत थोड़े मात्रा में होता है। और तन अम्ल क्या होता है, तन अम्ल इसका उल्टा होता है, इसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, यानी कि अम्ल इसमें बहुत थोड़े मात्रा में होता है जबकि जल होता है अधिक मात्रा में होता है। अब हमारा क्या है क्षार। क्षारक क्या हो, क्षारक पहला ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि जो क्षारक होता है अगर उसको हम अपने जीभ पे टेस्ट करें रखेंगे तो हम उसका स्वाद कैसा हमें लगता है, कड़वा लगता है। जैसे आपने देखा साबुन हो गया, तो इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। तो साबुन क्या होता है, क्षार होता है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, यानी कि अगर हम क्षार, मान लीजिए हमारे कोई बीकर है, इसमें क्या है, क्षारक रखा हुआ है, अगर इसमें हम लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीले में बदल जाएगा। में बदल देते हैं क्षारक। दूसरा क्या है, ये जल में OH- आयन देते हैं, यानी कि जब इनको हम जल में घोलते हैं तो ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे क्षार हमारे जैसे हैं NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH टेकन ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या हैं, क्षारक हैं। अब क्या देखते हैं क्षार। क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि जो ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी कि ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलने पर घुल जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब अगला हमारा रेडिंग है लवण। लवण अम्ल और जल की परस्पर क्रिया से बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाता है, लवण। जैसे NaCl, KCl, सब क्या हमारा लवण है। अब अगला हमारा हेडिंग है सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, यानी कि सूचक, जैसे कि नाम से पता लगता है सूचक, सूचक मतलब सूचना देने वाला ना। तो क्या है, इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक में माध्यम में बदल जाता है, यानी कि सूचक को अगर हम किसी अम्ल में डालते हैं तो आप देखेंगे उसका कलर कुछ दूसरा हो जाएगा, और अगर हम क्षारक में डालेंगे तो उसका कुछ दूसरा हो जाएगा। तो क्या होता है, जिससे हमें यह सूचना देता है कि ये अम्ल है या क्षार है। अब देखते हैं हम सूचक के प्रकार। पहला है हमारा प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक स्रोत से मिले। जैसे लिटमस हमें लाइकेन के पौधे से मिलता है, और हल्दी हमारा जो हम ज़मीन में उपजाते हैं, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। दूसरा है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। यह सूचक जो है हमें लैब में मतलब मिलता है, लैब से मिलता है। ये मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल आयरन हो गया, फिनाइलफ्थलीन हो गया, ये सब के हमारे कृत्रिम सूचक हैं। अगला हमारा गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्ल क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। तो क्या होगा, ये सब हमारे गंधीय सूचक है, यानी कि ये गंध से हम पता लगा लेते हैं कि मतलब हमारा जो दिया हुआ है अम्ल जो है या क्षार है कैसा है, तो इसके गंध से हम पता लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सब सूचक हैं। अब देखते हैं कि उनका अम्ल में के साथ और क्षार के साथ क्या व्यवहार है। जैसे पहला हमारा है प्राकृतिक सूचक।
प्राकृतिक सूचक जिसमें हमारा क्या हो गया, लिटमस। लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डाल देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। और अगर क्षार में डाल देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। अब दूसरा है हमारा हल्दी। हल्दी को अगर अम्ल में डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि हल्दी हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर क्षार में डाल देंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। अब आगे हमारा है कृत्रिम सूचक, जैसे फिनाइलफ्थलीन। फिनाइलफ्थलीन को अगर हम अम्ल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रंगहीन, यानी कि अम्ल का जो रंग रहेगा वो गायब हो जाएगा, मतलब एकदम रंगहीन हो जाएगा। और अगर क्षार में डाल देंगे फिनाइलफ्थलीन को तो उसका रंग चाहे जो भी हो, लेकिन उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाता है। अब अगला है हमारा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को जब हम अम्ल में डाल देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा जो अम्ल दिया हुआ है उसका रंग कुछ भी हो, अगर उसमें मेथिल आयरन डाल देंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल। अगर लाल हो गया तो हम जान जाएंगे क्या क्या है, हमारा अम्ल है। और अगर हम क्षार में डाल देंगे तो उसका कलर हमारा क्या हो जाएगा, पीला। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्षार, किसी बीकर में क्षार रखा हुआ है तो उसमें हम 1 या 2 बूंद अगर मेथिल आयरन डाल देते हैं और उसका कलर अगर पीला हो जाता है तो हम जान जाएंगे कि बीकर में क्या था, कोई क्षार था। अब आगे हमारा है गंधी। गंधी सूचक जो है इनसे कैसे पता लगाते हैं, जैसे प्याज का रस। अगर प्याज का रस हम अम्ल में डाल देंगे तो उसका जो गंध हो जाएगा तीक्ष्ण हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज हो जाएगा, तीक्ष्ण गंध हो जाएगा। और अगर क्षार में डाल देंगे तो कोई गंध, आप उसको जब सूंघेंगे तो आपको कोई भी गंध नहीं पता लगेगा। अगला है हमारा वैनीला। वैनीला को जो हम अम्ल के अंदर डाल देते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, समान गंध रहता है, यानी कि उसका गंध जैसा रहता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन अगर क्षार में डाल देंगे तो उसका क्या होगा, गंध क्या है, उसका गंध कोई गंध नहीं, मतलब उसका आपको कोई भी गंध नहीं आएगा। लौंग का तेल क्या है, अगर अम्ल में डाल देंगे तो समान गंध रहता है, यानी कि उस गंध जैसा था वैसा ही रहेगा। और इसमें अगर लौंग का तेल हम क्षार के में डाल देंगे तो उसका क्या होगा, जो गंध रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कोई गंध नहीं आएगा आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। पहला है अम्ल की धातु की अपक्रिया, यानी कि अम्ल जो होता है अगर धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है। पहले है जैसे अम्ल प्लस धातु जब रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए 2HCl प्लस ZN, ये रिएक्शन की आपस में क्या बना है, ZnCl2, ये हमारा लवण है और एक है ही हमारा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर तीर का निशान ये बता रहा है कि यहाँ पर गैस बन रही है जो कि ऊपर जाती है। अब क्या है क्षार के साथ, क्षार प्लस धातु रिएक्शन पर क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन Na2 ZnO2 प्लस H2। यहाँ पर हमारे क्या है, लवण बन रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस। अब आगे हम क्या देखते हैं अपने पॉप टेस्ट, यानी कि हम इसमें हाइड्रोजन का परीक्षण करते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरी परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा एक स्टैंड है और इसमें क्या है, हमारा एक टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस इससे निकल के इस पाइप के माध्यम से इसमें आ रहा है। ये हमारा सोप का बबल है, मतलब साबुन का विलयन है। जब ये गैस यहाँ से बन के इसे पाइप के माध्यम से इसमें आएगी तो गैस ऊपर उठेगी, तब क्या होगा, इस गैस जब ऊपर जाएगी तो जब हम उसको कैंडल मोमबत्ती से जलाते हैं तो ये हमारा पॉप की आवाज़ करता है। मतलब जैसे आपने घरों में देखा होगा जब हम गैस को जलाते हैं लाइटर से तो एक भक, जैसे गाँव में भक बोलते की आवाज़ आती है, वही मतलब हमारा पॉप बोलते हैं, पॉप की आवाज़, तो हाइड्रोजन का जलना। अब हमारा है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया। पहले हमारे अम्ल के साथ, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या देता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल। जैसे हमारा अम्ल क्या होगा, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा अम्ल हो गया। Na2CO3 हमारे क्या, धातु कार्बोनेट, यानी कि हमारा क्या है Na2 मतलब हमारा धातु हो गया, मतलब सोडियम, और CO3 माइनस क्या होता है हमारा कार्बोनेट, तो ये मिला के क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, या इसे क्या होगा, धातु कार्बोनेट हो गया।
मतलब धातु और कार्बोनेट जब आपस में जुड़े होते हैं तो धातु कार्बोनेट बोलते हैं। अभी रिएक्शन पर क्या बन रहा है, 2NaCl लवण बन गया, CO2 गैस और हमारा H2O यानी कि जल बन गया। अब अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, यहाँ पर हमारा HCl हमारा अम्ल हो गया और धातु बाइकार्बोनेट में हमारा सोडियम Na धातु हो गया और HCO3 जो होता है, HCO3 ये हमारा क्या होता है, जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसे हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जब CO3 जुड़ता है तो कार्बोनेट और HCO3 जब जुड़ता है तो बाइकार्बोनेट, तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब रिएक्शन का क्या बनेगा, NaCl लवण, CO2 गैस और H2O हमारा लिक्विड जल बनेगा। अब देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की क्षार के साथ कोई अपक्रिया नहीं, यानी कि क्षार के साथ क्या होता है, कोई अपक्रिया नहीं करता है। हमारे चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका CaOH टेकन ट्वाइस का आपका सोल्यूशन है, प्लस CO2 से अपक्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें मान लीजिए हमारे एक स्टैंड है, इस पर हमारा परखना लिया टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं लगा हुआ, इसमें हमारा सोडियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, CO2 गैस। अब ये गैस आके क्या आ जाएगी, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। जब इस विलयन के अंदर CO2 हमारा जाएगी तो रिएक्शन करके एक सफ़ेद अवक्षेप बना देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो गैस आ रही है कौन सी गैस है, CO2। तो इससे हमारा गैस CO2 का परीक्षण हो गया है, वही ना। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, जैसे इसमें हमारा चूने का पानी भरा हुआ है, इसमें चूने का पानी भरा हुआ है, तब CO2 गैस यहाँ से रिएक्शन करके जब आती है तो यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि CO2 गैस है, यानी कि CO2 का परीक्षण हो गया। अब हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारक आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षारक दोनों आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। अब देखते हैं हमारा उदासीनीकरण अपक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का परीक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। मतलब अर्थात जब अम्ल द्वारा क्षारक का परीक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि जो अम्ल का, जिसमें अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। जब दोनों को आपस में हम मिला देते हैं परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा लवण बन जाता है और जल, जो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है, जिससे हमारे अम्ल और क्षार दोनों का जो अलग अलग स्वाद होता है वो खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl, ये हमारे क्या है, ये क्षार है, इसका स्वाद कैसे है, कड़वा है। और HCl क्या है, इसका स्वाद ये अम्ल है, ये अम्लीय है। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो NaCl और क्या बन जाता है, जल, यानी कि जल बन जाता है, NaCl का लवण बन जाता है, NaCl प्लस H2 यानी कि लवण और जल। अब आगे में प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक आपस में मिल क्या बनाते हैं, अम्लीय लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्षारीय लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण लवण और जल। जैसे ये एग्जाम्पल, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण लवण प्लस जल। अब आगे हमारा है, अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड जैसे CuO हमारे क्या, धात्विक ऑक्साइड, यानी कि जब कोई हमारा धातु, जैसे यहाँ पर कॉपर के हमारे धातु है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड। प्लस अम्ल, 2HCl क्या हमारा अम्ल, तो अब दोनों अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, CuCl2 लवण प्लस H2O हमारे क्या होगा, जल। ये किसका कलर कैसे होता है, नीला। आगे धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, यानी कि हमारे पास CuO जो होगा इसका स्वाद कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। अब हम देखते हैं क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार आपस में अपक्रिया क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल।
CO2 ये क्या हमारा आधात्विक ऑक्साइड, यानी कि कार्बन हमारे क्या होता है आधातु होता है, और O2 हमारे क्या होता है मतलब ऑक्साइड है। यह क्या है हमारा आधात्विक ऑक्साइड, यानी कि जब कोई आधात ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो क्या बनाता है आधात्विक ऑक्साइड। प्लस क्षार, इसका COH टेक्नोलॉजी हमारा क्षार है। अब फिर क्या बनाया CaCO3 लवण प्लस जल। आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि आधात्विक ऑक्साइड हमारा क्या होता है अम्लीय होता है। जैसे हम देखें कि हमारा ये क्या है CuO क्या है हमारा धात्विक ऑक्साइड, ये कैसा होता है क्षारीय होता है, और हमारा आधात्विक ऑक्साइड क्या होता है अम्लीय होता है, हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, यानी कि जो हमारा जल होता है उसमें अम्ल और क्षारक किस तरह से बिहेवियर अपना मतलब अपना किस तरह से व्यवहार दिखाते हैं। पहला है जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं, यानी कि हमारे पास अगर कोई अम्ल है, अगर उसको हम जल के अंदर डाल देंगे तो हमें क्या देगा H+ आयन देगा, यानी कि अम्ल आपस में टूट जाएगा, टूट के हमें क्या देगा H+ आयन देगा। H+ आयन या H3O+, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं के रूप में मिलता है। जैसे H+ प्लस H2O मान क्या बना गया H3O+, क्या है हाइड्रोनियम आयन। जैसे HCl प्लस H2O, यानी कि हमारा HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसके हमने पानी में डाल दिया तो ये क्या होगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन दे दिए, तो ये हमारा HCl क्या होगा ये अम्ल हो गया। अभी हमने पढ़ा ना जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं या H3O+, तो यहाँ पर देखिए HCl क्या दे रहा है H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, अतः हमारे क्या है अम्ल है। अब आगे जल की उपस्थिति में क्षारक OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या है ये क्षारक है। जब इसको हमें पानी H2 मतलब पानी में डाला तो ये क्या होगा Na+OH-, यानी कि हमें OH- प्रदान कर रहा है, तो ये हमारे क्या हो गया क्षारक हो गया। जैसे MgOH टेकन ट्वाइस, जब इसको हमने पानी के अंदर डाला ये हमारा H2 है, जब पानी में डिजॉल्व किया तो ये अपने इसका आयनीकरण हो गया, इसका आयनीकरण हो गया तो Mg2+ 2H2OH-, यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पर OH- मिल रहा है, यानी कि हमारे क्या है ये क्षार है। अब हम देखते हैं जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि कभी भी अगर हम जल के साथ अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा तरीके क्या होता है हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, यानी कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा अम्ल है, ये क्या जल है, और जल को हम क्या कर रहे हैं अम्ल में डाल रहे हैं, ये हमारा गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। ये हमारे क्या है जल है, और ये हमारे क्या है मान लीजिए ये हमारा अम्ल है, ये हमारा अम्ल है। अब जल के अंदर हम अम्ल को धीरे धीरे डालेंगे, और इसमें डायरेक्ट नहीं मतलब सीधे ऐसे इसमें नहीं डालेंगे, बल्कि यहाँ पर हम धीरे धीरे गिराएंगे ताकि वाल जो है इसका दीवार जो है बीकर का इसके सारे धीरे धीरे इसमें आके गिरे। अगर हम अचानक इसमें डाल देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा बहुत तेज़ी के साथ उष्मा निकलेगी, यह अत्यंत उष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ क्या होगा उष्मा निकलेगी, जो इस कांच जो हमारा बीकर होगा यह क्या हो सकता है टूट फूट सकता है, और तो आप क्या जल भी सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम कभी भी डालते हैं तो हम अम्ल को जल में डालते हैं, और भी दीवार के सहारे धीरे धीरे। और अगर हम जल को अम्ल में डाल देंगे तो तुरंत रिएक्शन करेगा, और क्या हो जाएगा ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये फूट भी सकता है और फैल सकता है, आप जल भी सकते हैं, आपके ऊपर आ सकता है। अब देखते हैं हमारी अगली हेडिंग है क्षार तथा क्षारक की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए किसी अम्ल को या क्षार को हमने पानी के अंदर डाल दिया, तो अगर वो अम्ल जितना प्रबल होगा यानी कि जितना स्ट्रांग होगा जितना प्रबल होगा वो उतना अधिक मात्रा में H+ आयन देगा, और अगर वो जितना ही अच्छा बेस होगा मतलब क्षार होगा तो उतना ही अधिक मात्रा में OH- आयन देगा। यह आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि जो जितना अधिक आयन देगा, अगर अम्ल है तो उतना अधिक अम्लीय होगा, अगर क्षार है तो उतना अधिक क्षारीय होगा। और आगे देखते हैं किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंग में प्रदर्शित करता है, यानी कि यह एक सार्वभौमिक सूचक
सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? यह सूचक मतलब हमें यह बताता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई अम्ल है तो उसमें हमें H+ की कंसंट्रेशन बताता है, यानी कि कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए अभी कंसंट्रेशन कुछ कम है तो उसका कलर कुछ और होगा। अगर कंसंट्रेशन मान लो H+ की और बढ़ गई तो उसका कलर कुछ और हो गया। जैसे मान लीजिए उसका H+ और बढ़ गया तो उसका कलर कुछ और होगा, यानी कि H+ के अलग आयन के अलग अलग मान पर वो हमें क्या है, एक अलग अलग कलर देता है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा एसिड कितना अधिक स्ट्रांग है। जैसे इसको हम एक स्केल पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शुद्ध पानी क्या होता है, वो उदासीन होता है। अब उसका pH मान कितना होता है, मतलब 7 होता है। जैसे जैसे हम इधर साइड बढ़ते हैं ये हमारा क्षारीय हो जाता है। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नींबू का रस है तो इसके लिए जो हमें कलर मिलेगा एक अलग कलर मिलेगा। और हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस, यानी कि हमारे पेट में जो HCl निकलता है भोजन पचाने के लिए, उसका कलर कुछ और होगा। तो इस कलर से हमें पता लगा लेते हैं कि कौन कितना अधिक एसिडिक होगा। जैसे मान लीजिए इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये अधिक होगा, ये कम होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं pH स्केल। pH स्केल कहता है किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। यानी कि pH स्केल क्या होता है? pH स्केल हमें यह बताता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसमें H+ आयन की मात्रा कितना अधिक है, यानी कि सांद्रता मतलब कितना ज़्यादा उसमें उसका मात्रा है, ये हमें बताता है। जैसे pH अगर 7 है तो उदासीन विलयन है, यानी कि इसमें क्या होगा, H+ आयन और H- आयन दोनों का समान होंगे। जैसे मान लीजिए pH का मान 7 से कम है, अम्लीय विलयन होगा, यानी कि उसमें H+ आयन की मात्रा बहुत अधिक होगी। जैसे pH का मान अगर 7 से अधिक है तो वह क्या कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन, क्षारीय होगा, क्योंकि उसका pH क्या है, 7 से अधिक है। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं ये हमारे क्या दुर्बल अम्ल और ये हमारे कहते हैं प्रबल अम्ल। अब इससे अब हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा अम्ल, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल दुर्बल अम्ल है और कोई अम्ल प्रबल अम्ल है, तो यह कैसे हम पहचानते हैं? इसको पहचानने के तरीके क्या होता है? जैसे H2CO3 CH3CH, ये सब हमारी क्या दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्यों है कि इसलिए है क्योंकि जब इनको हम जल में डालेंगे तो ये अब जल में आयनित तो होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत आंशिक रूप से होते हैं, इसलिए हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी कि जब ये थोड़े आंशिक रूप से, यानी कि थोड़े मात्रा में जब आयनित होंगे तो थोड़ी मात्रा में H+ आयन देंगे। जैसे इधर देखिए, इधर H+ आयन का, यहाँ पर देखिए H+ आयन दिखा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं H+ आयन का मान क्या है, बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रो का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि इधर साइड जैसे हम चल रहे हैं H+ आयन क्या है, बढ़ता जा रहा है, और इधर क्या है, हमारा H+ आयन कम है। तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जब इनको जल में डालेंगे तो H+ आयन तो देंगे लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो H+ आयन का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इनको अगर जल में डालेंगे तो ये मतलब टूट करके H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में देंगे, यानी कि जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे, मतलब आयनित हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल, क्योंकि ये जल में क्या है, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। और ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अब आगे हम देखते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या है। दुर्बल क्षार, इसका भी कंडीशन वही है। जो दुर्बल क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, जल में जब इनको डालते हैं तो OH- आयन बहुत कम मात्रा में देते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं OH- आयन का मान बढ़ता जा रहा है, यानी कि जब NaOH, KOH, COH टेक्नोटॉइड जब इनको हम जल में डालते हैं तो OH- बहुत अधिक मात्रा में देते हैं, यानी कि जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसीलिए हमें OH- आयन अधिक मात्रा में देते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, प्रबल क्षार, और ये हमारे क्या होगा, दुर्बल क्षार। ये प्रबल क्षार क्यों है, क्योंकि ये जल में पूरी तरह से घुल के हमें OH- आयन देते हैं। और ये दुर्बल क्षार है क्योंकि ये जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसलिए हमारे दुर्बल क्षार हैं। अब यहाँ पर हम एक pH स्केल से संबंधित पढ़ेंगे। जब हमारा pH मान 7 होता है तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, उदासीन होता है। अब आगे हम क्या देखते हैं, H+ आयन की सांद्रता में कमी। जब हम यहाँ 7 pH पे क्या होता है, उदासीन होते हैं। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो ये हमारे क्या होता है, ये क्षारीय होता है, बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, यानी कि जब हम 7 से ऊपर जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारक होती है, और धीरे 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 बढ़ती जाती है, 14 तक मैक्सिमम होती है। इसके बाद 7 से हम 0 की साइड चलते हैं, जैसे जैसे
जाते जाते हैं हमारा अम्लीय प्रकृति बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते जाते हैं हमारा H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। और जब हम इधर जाते हैं तो 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो H+ आयन की सांद्रता क्या में कमी आती है। H+ आयन हमारा धीरे धीरे घटता जाता है, यानी कि OH आयन बढ़ता जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा क्षारीय प्रवृत्ति क्या जाती है? बढ़ती जाती है। हमारा अगला टॉपिक है, अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, यानी कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। अगर इससे अधिक होगा फिर भी हमारे लिए दिक्कत है, और अगर कम होगा फिर भी दिक्कत है। तो हमारा जैसे मान लीजिए अगर हमारा पीएच मान, जैसे हमारा ब्लड है उसका पीएच मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर ब्लड का पीएच मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे हमारे शरीर में जैसे तमाम तरह की बीमारियाँ हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक आने का दिक्कत रहता है, और भी तमाम तरह की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो पीएच है 7 से 7.8 के बीच में ही रहना चाहिए। दूसरा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रयास की आवश्यकता होती है, यानी कि हम जब खेती करते हैं तो हमारे खेत की जो मिट्टी होती है उसका एक मतलब पीएच मान जो होता है एक निश्चित पीएच मान होता है। अगर उससे अधिक पीएच होगा, जैसे मान लीजिए पीएच मान बढ़ गया तो वो क्षारीय हो जाएगा, तो वहाँ पर अच्छे से पैदावार नहीं होगा। अगर पीएच मान कम हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो उससे भी हमारा पैदावार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर एसिडिक मतलब बढ़ गया, मतलब अम्लीयता बढ़ गई, तो वहाँ पर हम क्षार डाल देंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, जिससे हमारा उपज अच्छा हो। और अगर क्षारीय हो गया तो वहाँ पर हम एसिड डाल देते हैं। अब आगे है, हमारा उदर, यानी कि उदर मतलब पेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन पाचक में सहायक होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में HCl का स्राव होता है, मतलब निकलता है, तो वही HCl हमारा क्या होता है? भोजन को पचाता है। अपच की स्थिति में पेट में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन होने लगता है। जब हमारा कभी भी हमारे पेट में क्या होता है? अपच हो जाता है। अपच हो जाने से की वजह से तो हमारा पेट जो है उसको पचाने के लिए अधिक मात्रा में HCl का स्राव कर देता है, मतलब HCl छोड़ देता है, जिससे क्या होता है? पेट में हमारे दर्द होने लगता है और पेट में हमें जलन महसूस होने लगती है, जैसा कि आपने किया देखा होगा। जिसके लिए हम एंटासिड क्षारक का प्रयोग करते हैं जो अम्ल की मात्रा को उदासीन करते हैं। तो क्या हो जाता है? तो हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा हो जाता है, तो अब अम्ल है तो उससे हमें न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? हमें क्षारीय चीज़ चाहिए। तो हम क्या करते हैं? एंटासिड का यूज़ करते हैं, या फिर क्या यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आपके पेट अपच हो जाती है, जलने लगता है, तो आप लोग इनो पीते हैं। तो इनो क्या है? वो उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्षार होता है और हमारे पेट में क्या जो HCl है अम्ल है, जब उसमें हम पी लेते हैं तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, तो हमारे पेट में जो जलन होता है वो खत्म हो जाता है। आगे क्या है हमारा? मुंह के पीएच का मान 5.5 मतलब 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो गया तो एसिडिक हो जाएगा, हमारे मुंह में जो लार है तो एसिडिक हो जाएगा ना, तो जिससे हमारा जो दांत का जो इनेमल होता है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एसिड की वजह से संक्षारित होने लगेगा, जिससे हमारा दांत बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षारकी दंत मंजन का प्रयोग करके उदासीन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें क्षारी जैसे लकड़ी का पेड़ का, जैसे नीम का दातुन हो गया या बबूल का दातुन हो गया, ये सब क्या होता है? क्षारी होते हैं। तो इनके करने से हमारे मतलब जो मुंह में एसिड बना है वो उदासीन हो जाता है, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद क्या है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है, यानी कभी कभी आप देखते हैं जब मक्खी काट लेता है तो क्या होता है? मधुमक्खी वहाँ पर एक अम्ल छोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेंगे तो बेकिंग सोडा क्या है? हमारा वो क्षार है, और जो उसने काटा है हमको, जो एसिड छोड़ा है, तो दोनों मिलकर आपस में क्या जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा दर्द आराम मिलता है। ऐसे ही देखो, हम कभी कभी जब हमको बर्रे, जानते हैं आप लोग, बर्रे जो काटती है तो हम लोग क्या करते हैं? लोहा छुआते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो बर्रे काटती है तो उसमें एक अम्ल छोड़ती है, जिससे हमें बहुत दर्द होता है।
तो लोहा हमारा क्या होता है, लोहा को हम छुआ लेते हैं तो वहाँ पर जो छोड़ता है एसिड उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारा दर्द आराम हो जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है लवणों का पीएच, यानी कि हम लवण का पीएच देखते हैं। लवण के लिए प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो जो हमारा लवण बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, यानी कि वह उदासीन होगा। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार तो अम्लीय लवण बनेगा। अम्लीय लवण क्यों बना, क्योंकि अम्ल प्रबल है तो जो लवण होगा अम्लीय होगा और उसका पीएच मान क्या होगा, 7, क्योंकि जो अम्ल होता है उसका मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल, ये प्रबल है यानी कि प्रबल मतलब मजबूत, और ये दुर्बल है तो क्या बनेगा, प्रबल क्षारकीय लवण बनेगा और इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि जानते हैं कि पीएच का मान क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब हमारा अगला है साधारण नमक से रसायन, यानी कि साधारण नमक का उपयोग करके हम कौन कौन सा अपना रसायन बना सकते हैं। पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, लवण जल या ब्राइन, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं, से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। 2NaCl यानी कि हमारा वाटर है, वाटर मतलब, और इसमें हमारा लवण NaCl लवण है, दोनों का आपस में जब मिला देते हैं और जब उसमें हम इलेक्ट्रिक देते हैं, उसे प्लस माइनस चार्ज जब देते हैं तो क्या बन जाता है, NaOH, मतलब कास्टिक सोडा बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। एनोड पर हमारे क्या बनता है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा जो बनता है, कास्टिक सोडा जो बनता है उसका उपयोग क्या है। पहला उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, दूसरा है साबुन बनाने के लिए, यानी कि कास्टिक सोडा का उपयोग हम साबुन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा है कागज़ बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारा बांस हो गया या पेड़ हो गया, इन पेड़ों से क्या बनता है, हमारा कागज़ बनता है। तो कागज़ सिर्फ क्या बनता है, जो हमारा सेल्यूलोज होता है उसी का कागज़ बनता है। लेकिन जो होता है पेड़ में दो दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक सेल्यूलोज होता है, एक लेनिन होता है, सॉरी लिग्निन होता है। तो हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा जब उसमें डाल देते हैं, उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट के पेड़ को छोटे छोटे टुकड़े में करके कास्टिक सोडा डाल के क्या करते हैं, उसे पकाते हैं, तो हमारा उसमें सेल्यूलोज अलग हो जाता है और लिग्निन हमारा अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कागज़ बनाने के लिए कर लेते हैं। अब आगे हमारा दूसरा है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या CaOCl2, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। CaOH टेकन ट्वाइस प्लस Cl2, यानी कि हमारा क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, जब उस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2, यानी ये हमारे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, और क्या बनता है, H2। अब आगे हम देते हैं उपयोग। वस्त्र में विरंजक प्रदान के लिए उद्योगों में होता है, यानी कि हमारा जो उद्योग होता है यानी कि इंडस्ट्री में, उसको विरंजक प्रदान करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। दूसरा है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा विरंजक के लिए, यानी कि अभी हमने बताया ना कि फैक्ट्री में जो लकड़ी को जो हम डाइजेस्ट करते हैं तो लकड़ी एकदम मज्जा बन जाती है, मज्जा मतलब एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत गंदगी या कचरा रहता है, तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर डाल देते हैं, तो जो उसका गंदा कलर रहता है वो एकदम साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से हम विरंजक मतलब उसके जो खराब रंग है उसको हम हटा देते हैं। तीसरा इसका उपयोग उपचायक के रूप में। चौथा जल के स्वच्छ करने में, ब्लीचिंग पाउडर को हम जल में डाल देते हैं तो उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, हमारा जल क्या होता है, साफ़ हो जाता है। अब अगला हमारा है बेकिंग सोडा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से अपक्रिया करके NH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा, इसे हम इसके का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अपक्रिया होती है। जब कोई खाना पकाते हैं
तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, 2NaHCO3 प्लस, जब इसे हम गर्म करते हैं इसका मतलब होता है गर्म करना, तो क्या बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, इसका उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। इसका उपयोग हम आग बुझाने में करते हैं। इस अपक्रिया से उत्पन्न CO2 पावरोटी या केक में खमीर उड़ जाता है, जिससे यह मुलायम और स्पंजी बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा बेकिंग मतलब इसका नाम से बेकिंग मतलब बेक करने के लिए, लेकिन जो बेकरी मतलब क्या, जहाँ पावरोटी बनता है या ब्रेड बनता है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब इसे नान पकाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या करता है, उसको स्पंजी बना देता है। जैसे इसमें लिखा है ना, इस अपक्रिया से उत्पन्न CO2, जब क्योंकि इसमें हम डाल के उसे सान देते हैं, इसके बाद जब उसे हम पकाते हैं यानी कि पकाते समय जब भीड़ देते हैं तो CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, वो मुलायम हो जाता है और हमें खाने में अच्छा लगता है। चौथा क्या हमारा धोने का सोडा। धोने का मतलब धावन सोडा, इसे हम धोने का सोडा या धावन सोडा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, जब से हम वाटर से अपक्रिया कराते हैं क्या बनता है, धावन सोडा Na2CO3.10H2O। उपयोग, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में होता है। जैसे साबुन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कपड़ा जो धुलते हैं वो हमारा धावन सोडा, इसका फार्मूला ये होता है Na2CO3.10H2O। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी करते हैं, मतलब वही कपड़ा धुलने के लिए। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जल की स्थायी कठोरता भी इससे हम दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब कपड़ा हम धुलते हैं, मान लीजिए हमारा जल अगर कठोर है तो झाग नहीं देगा, लेकिन जब हम इसका धावन सोडा का यूज़ करेंगे तो वो जल कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग दे देगा, जिससे हमारे कपड़े को हम आसानी से धुल लेंगे। बच्चों हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O मतलब 1/2 H2O जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कोष्टक में हेमीहाइड्रेट POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये हमारा क्या है, जिप्सम। इसमें क्या, जिप्सम को 373 केल्विन की हमारा जिप्सम हो गया, अब इसको हम 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है, गर्म कर पर जल के अणुओं को त्याग, यानी कि हमारा जल ये क्या है, वाटर है, ये जल हमारा क्या होगा, त्याग दिया, माने कि इसके अंदर जो जल था वो निकल गया। और हमारा क्या बना, CaSO4 1/2 H2O। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। यहाँ पर 1/2 का मतलब इसे हम 1/2 मतलब हाफ होता है या अर्ध होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब क्या होता है, आधा। ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका एक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जिप्सम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर H2O क्या H2O को हमेशा हाइड्रेट बोलते हैं। यहाँ पर 2 है मतलब 2 है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहाँ पर कितना है, 2 बार है ना H2O, इसे डाईहाइड्रेट बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और यहाँ पर CaSO4.12 मतलब आधा यानी कि अर्ध, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका 2 नाम। अब इसका उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो आप देखेंगे उनको प्लास्टर लगाया जाता है, क्योंकि पहले हड्डियों को अच्छी तरह से बैठा दिया जाता है। इसके बैठाने के बाद हड्डी इधर उधर ना भागे, इसके लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब लगा देते हैं तो हड्डियों को उसी जगह पे स्थायी रूप से बनाए रखता है, नहीं तो हिलने डुलने पर या शॉक लगने पर, धक्का लगने पर क्या हो जाएगा, इधर उधर हो सकता है। दूसरा है खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में। तीसरा है सतह को चिकना बनाने में। अब आगे है क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई, एक सूत्र मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक है, यहाँ पर सब एक है, यानी कि सिर्फ इसका एक फार्मूला जो है उसमें
लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे मान लीजिए CuSO4.5H2 यानी कि CuSO4.5H2 का सिर्फ ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है। तो इसमें क्या है, कितना मॉलिक्यूल है, 5। ये क्या में क्रिस्टल जल के 5 अणु हैं। इसमें कितने हैं, 10 अणु हैं। इसमें कितने हैं, 2 अणु हैं। तो इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।